नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान पद्म श्री अवार्डी डॉक्टर पूनम सूरी जी, जिनको आज ही पीएचडी इन फिलोसफी चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में माननीय महामहिम राज्यपाल श्री बंगारू दत्तात्रेय जी और ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर सूर्यकांत जी की मौजूदगी में ऐसा एक अनोखा अनोखी अनुभूति हुई है कि किस प्रकार से आपको एक डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मुझे नहीं मिली है। मैं तो बगैर पढ़े लिखे कहाँ पीएचडी करूं। ये तो मिली है डीएवी के काम को। जो काम डीएवी ने किया, डीएवी के प्रिंसिपल्स ने किया, डीएवी के स्टाफ ने किया, उन सब ने मिलकर जो एक सेवा भारत की, सिर्फ हरियाणा की नहीं, सारे भारत की 21 स्टेट्स के अंदर डीएवी है जी। तो सब जगहों पे जो मिलकर जो सेवा बनी, उस सेवा को रिकग्नाइज करते हुए ये डिग्री, जो होता तो यही है कि हमेशा कि अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो जनरल की वाह वाह, नहीं तो फिर जनरल के ऊपर ही बात आती है, मैं बोलिए। और जी, दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर पूनम सूरी जी इतिहास में बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजमेंट गुरु रहे हैं। वाणिज्य संकाय में स्नातक, विदेशों में अनेकों पढ़ाइयाँ और देश विदेशों में डीएवी स्कूल की संस्थाओं को नई ऊंचाइयों तक और आर्य प्रादेशिक सभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके अलावा भारत का जो सर्वोच्च एक उर्दू का दैनिक अखबार था, द डेली इलाप के नाम से एक अखबार था, उसके प्रबंध संपादक रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी इस जर्नी को जब हम देखते हैं, यात्रा को देखते हैं, ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति कोई पौधा लगाता है और पौधा लगाने के बाद जब वो वट वृक्ष बन जाता है और खुद फिर उस वृक्ष की छाया में उस छाया को भोगने का मौका मिलता है, ऐसा अनुभव हो रहा है हमारे को कि आपने जो वृक्ष लगाया है डीएवी संस्थाओं का, वो वट वृक्ष हो गया और उसके बाद आपको उस वट वृक्ष की छाया के रूप में आज मानद उपाधि एज ए डॉक्टरेट की आपको मिली है। डॉक्टर साहब, नहीं, लेकिन ये जो वट वृक्ष लगा डीएवी का, ये मैंने तो लगाया नहीं, मेरे से बहुत पहले का लगा हुआ है जी। और जब मैंने इसको, जिसका प्रधान मैं बना, तो ये काफ़ी इंस्टीट्यूशंस थी और बहुत बड़ा एक अदारा था। प्रधान बनने से पहले 15 साल मैं इसका एक सेक्रेटरी के तौर पर काम करता रहा जी। तो मुझे तो सही मैंने में, जिसको कहते हैं ना, ट्रेन किया गया कि इस काम को संभालना है। जी। तब हमारे चोपड़ा जी जो तब प्रधान थे, मेरे बुजुर्ग थे, हर बात उन्होंने मेरे को तब समझाते थे, बताते थे, करते थे और आज उसका मैं फल पा रहा। जी। और जहाँ तक सवाल है कि जी जो मिलाप की जर्नी है, दूसरी जर्नी के, मैंने उसमें कुछ, मेरे साथ कुछ ऐसा होता गया कि मेरा तो सिर्फ एक दृढ़ इरादा था कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय बनकर दूसरों को भारतीयता की एक एहसास दिलानी है। जी। भारतीय सब है लेकिन कुछ भूल गए थे, एहसास नहीं रही, गुम गए थे अमेरिका के चका चौंक के साथ। जी। और वो जो वेस्टर्न कल्चर है, वो धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर को, हमारे तौर तरीकों को, उसके ऊपर वो भारी हो रहा। तो मेरे को तो एक उस चीज़ की एक एहसास दिलानी थी, तो वो एहसास दिलाने के लिए मैं चल पड़ा जी। और बाकी भगवान की कृपा हो गई और वो कृपा होती गई और मैं तो अकेला ही चला था, कारवां बनता चला गया। जी। बहुत सारे लोग जुड़ गए, विद्यार्थी भी जैसे जुड़े, और भी बहुत सारे मेरे डायरेक्टर्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे सब लोग, रणपाल जी भी उनमें हैं। जी। तो सब इकट्ठे मिलकर जब बने, तो ये जैसे आपने कहा एक वट वृक्ष के तौर पर डीएवी उभर के आ गया। जी। ये भी ठीक है कि डीएवी ने बहुत सारी ऐसी बातें करी जिसके लिए ये मुझे पद्मश्री भी जो दिया गया, जी, मुझे नहीं दिया गया। मैं कौन हूँ पद्मश्री लेने वाला? मैं तो एक ऑर्डिनरी एक काम करने वाला आदमी, कार्यकर्ता, लेकिन डीएवी के काम को देखकर लगा सबको कि बहुत बढ़िया हुआ है। छत्तीसगढ़ में जहाँ लोग जाते डरते हैं, जी, जहाँ ना पुलिस जाए ना फौज जाए,
खैर मैं किसी को नक्सलवाद मैं कहने वाला कौन हूँ। मैं तो जी। इतना ही कहता हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे भारत सरकार और भारत की आर्मी भी जाते सोचती है। जी। उस एरियाज में कोई एजुकेशन का जरिया नहीं था, पहुंचा तो डीएवी पहुंचा। बहुत सुंदर। हमने वहां जाके स्कूल खोले, जी। 75 स्कूल हम्म। मैं उन एरियाज में चला रहा हूँ जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, जी। जिन्हें भारत सरकार एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में कहती है। जी। उस बैकवर्ड ब्लॉक के अंदर 75 स्कूल डीएवी के चल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। अब उस एरियाज में जहाँ पे बच्चों ने कभी जूते नहीं देखे, ओहो। उस एरियाज में जाके हम पढ़ाई करवा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। जी। तो ये एक डीएवी की बहुत बड़ी एक सेवा है भारत के लिए। जी डॉक्टर साहब। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यही लोग हमारे भारत का एक एसेट है। वो जो युवा हम कहते हैं इतने युवा है, जी। उनमें से बहुत है वो युवा। जी। और वो सब युवा अब हमारी बाजू बनेंगे, जी। हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ चलेंगे। जी डॉक्टर तो साहब। वो एक माहौल बनाने की हमारी कोशिश है। जी। ऐसे ही और जगहों पे भी जहाँ जहाँ पे भी एजुकेशन की कोई मुश्किल आ रही है, हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाएं। जी। लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसे इतने हैं नहीं, हर जगह हम जाके बना नहीं सकते। जी डॉक्टर साहब। अगर कोई हमारे को कुछ दान में मिल जाता है, कोई ज़मीन मिल जाए, कोई बिल्डिंग मिल जाए, तो हमारी कोशिश होती है हम यहाँ पे बनाएं। जी। अभी हाल ही में मैंने पिछले हंसराज डे के ऊपर ये ऐलान किया था जी। कि ये डीएवी की हमारी कमज़ोरी है कि हमें शिक्षा के बदले में फीस बच्चों से लेनी पड़ती है। कमाल कर दिया सर, आप इस चीज को ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या करें, अगर नहीं करेंगे तो टीचर्स को तनख्वाहें कहाँ से दें? जी। जो अच्छी अच्छी जो बातें चीज़ें हम ला रहे हैं, मशीनरी ला रहे हैं, लेबोरेटरीज बना रहे हैं, कहाँ से आएंगी? फीस तो लेनी पड़ेगी। जी। लेकिन काश कोई ऐसी बात बन सके, बहुत उम्दा सर, कि हम इस चीज़ के ऊपर भी हावी हो जाए और इसको कर सकें। बहुत तो सुंदर उसके सपना है लिए- सर ये आपका। उसके लिए 2 स्कूल मैंने वादा किया था कि मैं खोलूंगा, जी। एक लड़कों के लिए, जी। एक लड़कियों के लिए, जिसका स्तर डीएवी के किसी भी स्कूल के मुकाबले का होगा। जी। और वहाँ पे फीस नहीं लेंगे। बहुत सुंदर सर। वहाँ हम विद्या को आगे पैसे के बदले में नहीं देंगे। ये एक देवी संस्थाओं की प्रकाष्ठा है, सर्वोच्चता। एक हमारी कोशिश है, भगवान आगे जैसे भगवान करेगा, लेकिन कोशिश है। तो वो 2 ज़मीनें मुझे मिल गई। बहुत सुंदर। एक तो हमारे जस्टिस प्रीतम पाल जी ने जी मुझे 2 एकड़ ज़मीन इंद्री रोड के पर, जो कि वो करनाल के पास जो है ना इंद्री रोड, जी जी जी। वहाँ पे उनका एक फार्म है, उसमें से 2 एकड़ ज़मीन मेन रोड, मेन हाईवे के ऊपर काट के हमारे को दे रहे हैं, जी। जिसमें हम वो स्कूल खोलेंगे। दूसरा होडल के पास, पलवल और होडल के बीच में, जी। मेन हाईवे के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर, मेन के ऊपर 5 एकड़ ज़मीन हमें वहाँ मिल गई है। वहाँ पे भी हम दूसरा स्कूल बनाएंगे। एक जगह लड़कियों का होगा, एक जगह लड़कों का होगा। जी। अब भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि ये बन जाए, पूरा चल जाए, क्योंकि तो ज़मीन है ना जी, चीज़ें तो बनानी पड़ेगी। जी जी। लेकिन भगवान करेगा बनेगी। जी जरूर बनेगी। जी। डॉक्टर साहब, जब आपने कीप स्माइलिंग का एक कार्ड आपने ऑनरेबल महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित किया, उन्होंने मंच से सभागार में आपको बताया कि ऐसा एक कीप स्माइलिंग का एक कार्ड ऑनरेबल डॉक्टर पूनम सूरी जी ने भेंट किया, और अब जब आपकी तरफ नजर दौड़ती है ऐसा लगता है स्माइलिंग फेस। आप सामान्य स्थिति में बैठे तब भी वो स्माइलिंग फेस नजर आता है सर। और आपने गुरु मंत्र दिया कि ये सकारात्मक ऊर्जा है, इसको आप लेते चले और सफलता आपके नजदीक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरा एक और भी बात है जी। अगर मैं मुस्कुराता हूँ तो आप सोचने में पड़ जाते हो कि पता नहीं क्या बात है। और एक और भी तरीका है कि वो कौन सा गम है जो छुपा रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं। जी जी। लेकिन मेरे कोई गम नहीं है जी डॉक्टर कोई कुछ नहीं है। मेरे तो वैसे ही दिल करता रहता है कि आदमी मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट अंदर से आती है जी। ऊपर की नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने मंच पर ऑनरेबल मैडम पूनम सूरी जी को भी शामिल किया मंच पे, और वहाँ गवर्नर साहब ने भी खुद उनको सम्मानित किया। आप अपने सफलता का श्रेय किन को देते हैं? कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ ये होता तो है। होता ही है जी, ये तो हमेशा ही होता है। और हर सफल इंसान को बेहतर है कि वो मान ले होता है। जी जी। डाउट करवाता रहता है हमेशा कि क्या कहेगा। लेकिन ये है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है।
हम दोनों इकट्ठे ही इस रास्ते पर चले हैं। जी। उनका आगे जाना वो मेरे को श्रेय देंगे और मेरा आगे बढ़ना मैं उनको श्रेय दूंगा। बहुत सुंदर समर्पण ये। ये हमारा दोनों का इकट्ठे मिलकर रास्ता है। जी। जो भी चलता है वैगन वो दोनों पहियों पर चलती है, एक पहिए से नहीं चलती। जी डॉक्टर साहब, अगर आपके इंटरव्यू के दौरान मैं अगर पत्रकारिता विषय पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त ना करूं तो इंटरव्यू निरस्त हो जाता है, क्योंकि आपने भारत का बहुत फेमस अखबार डेली मिलाप आपने उर्दू का चलाया है। जो युवा पत्रकारिता में आना चाहते हैं उन युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि वो पत्रकारिता को किस तरीके से करें कि वो लोकतंत्र के वास्तव में चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित कर पाए? एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। जी। ये समय है जब गढ़ गंगा जो एक स्नान होता है, वहाँ पे लाखों की तादाद में हिंदू जाकर स्नान करते हैं। जी। मैं तब मिलाप के अंदर बतौर मैनेजिंग एडिटर बैठता था। जी। मेरा रिपोर्टर मुरादाबाद से मेरे को टेलीफोन आया कि जी के हमें पता लगा है कि किसी एक मुसलमान सरपंच ने 51 गाय काटने का प्रोग्राम बनाया गंगा में। जी। और काटेगा अपस्ट्रीम, उसका खून नीचे आएगा जी। और कहेंगे कि देखो हिंदू गाय के खून में नहा रहे। जी। तो अब ये खबर थी। जी। कोई भी आदमी, कोई भी एडिटर जी। का पहला ही होता है कि भाई मेरे को तो एक चीज मिल गई जिससे आज कल मेरा अखबार बहुत बिके। जी। उसने मुझे कहा भी कि जी लाखों की तादाद में लोगों ने आना है, आप जितनी छाप सकते हो अखबार जी छाप के भेज दो, खबर छाप। जी। अब मेरे को लगे अगर मैं खबर छाप दूं लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और ये गलत चीज हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए। जी। मैंने उसको बोला कि तू मेरे पास दिल्ली पहुंच जी। और मेरे को उसकी सारी डिटेल बताओ। जी। और जो सारी डिटेल बताई 3 घंटे में वो आ गया। जी। मैंने मुरादाबाद के कलेक्टर को टेलीफोन किया। जी। मैंने कहा जी मेरे पास ये न्यूज़ है और मेरे पास ठोस उसका सबूत है। अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और अपने रिपोर्टर को आपके पास भेज रहा हूँ, जी। अगर आपने इसके ऊपर एक्शन लिया प्रायर टू दैट स्नान, तब तो बात खत्म, सब कुछ ठीक हो गया, हम आपकी वाह करेंगे। जी। अगर आपने एक्शन ना लिया तब बनेगी मेरी खबर आपके खिलाफ। जी। क्योंकि मैं दंगा फसाद कराने के लिए खबर नहीं छाप रहा। जी। आपको बता रहा हूं कि आप रोको। जी। एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम किया। तो उन्होंने एक्शन भी लिया, उसी वक्त लिया, बात ठीक थी, कहानी खत्म हो गई और कुछ बन निकला नहीं। हमने उसकी खबर छापी बाद में जी कि देखो जी इस आदमी ने एक्शन ली और एक्शन के अंदर पकड़ा गया और कहानी खत्म हो गई। जी। अब कोई और होता जो कि एक एडिटर के तौर पर बैठा होता, उसका तो दिल करता कि इस वक्त तो जरा खबर तो छापो। जी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है सिंसियरिटी की। जी। कि सिंसियर टू योर वर्क, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट पर आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं सिर्फ जर्नलिज्म के अंदर, जी किसी भी पोस्ट पर जी अगर आप उसके प्रति सिंसियर हैं और सिंसियरिटी से काम करेंगे तो वो आपका काम ठीक होगा। जी। फिर उसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं होती कि मैं ठीक हूँ गलत हूँ, सिंसियरिटी है तो ठीक है। जी। जहाँ सिंसियरिटी हटेगी वहाँ गलती हो जाएगी। जी। तो वो एक सिंसियरिटी के साथ काम करने के लिए मानवता पहले। जी। बात ये मेरी एक बिलीफ है कि मैं मानव हूँ, आप भी मानव हैं। जी। मानव का धर्म क्या होता है? ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। जी। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। बुराई अगर आ जाए तो वो इंसान बुरा है। क्या बात, बहुत सुंदर। तो मानव का धर्म है मानवता। जी। कहीं नहीं लिखा कि कौन हो, मानवता धर्म है। जी। तो मानवता धर्म के ऊपर सिंसियरिटी से चलते चले जाओ, आपका बड़े सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बनो। जी। डॉक्टर साहब, जाते जाते जो लाखों युवा चैनल के माध्यम से आपको देखेंगे, जाते जाते जो सफलता के सपने देखते हैं बच्चे युवा, उन सपनों को कैसे पंख लगे और कैसे वो वास्तविक स्वरूप ले पाए, वो एक मैसेज आप जाते जाते। इसमें एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक बात सुनाता हूँ। जी। उनको किसी ने पूछा, एक जर्नलिस्ट ने,
कि जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, कैसे बने। उनका जो जवाब था वो आपके भी हर रीडर के लिए जवाब होगा जी। वो ये था कि बनने की ख्वाहिश मत करो, बनाने की ख्वाहिश करो। क्या बात है, अगर बनाओगे तो बन खुद जाओगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। कुछ बनाओ। जी जी, बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर पूनम सूरी जी। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ऑनरेबल डॉक्टर पूनम सूरी जी की जो यात्रा है, सफलता की जो उड़ान है, जिसको देखकर अनेकों युवाओं ने अपने आप को प्रतिभाशाली और प्रतिभावान समझने का एहसास किया। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। निश्चित तौर पर ऐसे प्रयास, जिस प्रकार का डॉक्टर साहब ने एक सपना देखा कि हर बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति किसी भी प्रकार की स्थिति में हो, उनके लिए उन्होंने 2 स्कूलों का एक सपना देखा है और उस पर निरंतर कार्यरत हैं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।